महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. नमस्कार सगळ्यांना. या संध्याकाळच्या गुरुपौर्णिमेच्या संध्याकाळच्या खूप खूप शुभेच्छा. आज गुरुपौर्णिमेचा दिवस, अर्थातच आपल्या गुरुजनांना वंदन करण्याचा दिवस, आणि म्हणूनच आज आपण आपल्या सर्व गुरुजनांना वंदन करून आजचा हा आपला जो आरोग्य चर्चेचा कार्यक्रम आहे त्याची सुरुवात करूयात. तर ह्यासाठी गुरुजनांचं वंदन करत असताना सगळ्यात प्रथम मी भगवान धन्वंतरींना वंदन करते. तर भगवान धन्वंतरी जे समुद्रामधून समुद्र मंथनाच्या वेळेला प्रकट झाले आणि समुद्र मंथनातून प्रकट होताना त्यांनी आपल्या हातामध्ये अमृत कुंभ असा धारण केला. 4 गोष्टी त्यांच्या हातामध्ये आहेत मुख्यतः. त्याच्यामध्ये शंख, चक्र, जलौका आणि अमृत घट. शंख जो आहे तर तो आपल्या आवाजाने आपल्या आजूबाजूचा आसमंत शुद्ध करतो आणि म्हणूनच शंख ही ध्वनी चिकित्सा. त्यानंतर चक्र, चक्र जे आहे ते गती देणारं, आणि गती देणारं असल्यामुळेच काळाच्या साधर्म्य किंवा काळाच्या संदर्भामध्ये ज्या ज्या चिकित्सा अपेक्षित आहेत तर त्या आपण ह्या चक्राच्या माध्यमातून बघतो. त्याच्यानंतरचं जे आहे ती म्हणजे जलौका. जलौका हे एक आयुर्वेदातलं उत्तम अणुशस्त्र असं म्हटलेलं आहे. अणुशस्त्र म्हणजे काय, तर ज्या ज्या गोष्टींनी शल्यतंत्र म्हणजे सर्जरीज केल्या जायच्या तर त्या सर्जरीज मध्ये सगळ्यात उत्तम असणारं असं जे आहे तर ते म्हणजे जलौका. आणि हे जे जलौका आहेत तर ती उजव्या हातामध्ये भगवान धन्वंतरींच्या धरलेली आहे आणि म्हणूनच ह्या जलौकेला तेवढंच महत्व आहे. आणखीन एक गोष्ट जलौकेच्या संदर्भामध्ये आपण बघत असतो की महत्व असतो, आणि रक्तमोक्षणाच्या संदर्भामध्ये जेव्हा जलौकेचा विचार केला जातो तेव्हा रक्त ज्या व्याधी ज्या आहेत तर त्यांची विकृती नष्ट करण्याच्या दृष्टीने आणि म्हणून ह्या जलौका वापरल्या जातात. तर अशा सगळ्यात प्रथम आपण भगवान धन्वंतरींना नमन करूयात. भगवान धन्वंतरींचा नमन झाल्यानंतर चरक, सुश्रुत, वाग्भट ह्या सर्वच आपण जे आपले ऋषितुल्य असे सर्व आचार्य आहेत तर त्यांना अगदी मनापासून नमन करूयात. आणि हे झाल्यानंतर जे आमचे आयुर्वेदातले गुरु जे वैद्य समीर जमदग्नी सर त्यांनाही नमस्कार करून आज आपण ह्या सेशनची सुरुवात करूयात. आयुर्वेद जे आहे तर ते केवळ शरीरशास्त्र नाही आहे, तर ते काय आहे तर ते शरीर आणि मन आणि आपलं जे सूक्ष्म शरीर जे असतं तर त्याचं देखील शास्त्र आहे. आणि म्हणूनच असं वर्णन आलेलं आहे की रागादी रोगान सततानुशक्तान अशेषकाय प्रसृतान शेषान. केवळ शरीराचेच नाही तर राग इत्यादी मनाचे रोग सुद्धा जे दूर करतं, तर असं जे आयुर्वेद शास्त्र आहे तर त्याचा संबंध निश्चितच आध्यात्मिक गोष्टींशी राहतो. आणि म्हणूनच आध्यात्मिक सद्गुरू जे आपले आहेत तर त्यांनाही वंदन करून आज आपण या सेशनची सुरुवात करूयात. जसं तुम्हाला माहिती आहे की आपण आरोग्य चर्चेच्या संदर्भामध्ये बोलत आहोत. तर आरोग्य चर्चा म्हणजे काय, तर आरोग्याच्या संदर्भामध्ये ज्या ज्या गोष्टी चांगल्या तर त्या आपण करण्याच्या दृष्टीने आपण त्याचं महत्व बघत आहोत. तर आरोग्य चर्चेच्या दृष्टीने ज्या ज्या गोष्टी आपण बघतो आहोत तर त्याच्यामध्ये रोगप्रतिकार शक्ती म्हणजेच इम्युनिटी वाढवण्यासाठी काय करायचं काय नाही करायचं ह्या संदर्भातली चर्चा आज आपण करत आहोत. ही इम्युनिटी वाढवण्यासाठी आपण वेगवेगळे सेशन्स आतापर्यंत बघितले. त्याच्यामध्ये पहिलं जे दिनचर्या झालं, त्याच्यानंतर 21 जूनला इंटरनॅशनल योगा डेच्या दिवशी आपण योगासनं आणि योगासनं आणि इम्युनिटी ह्या गोष्टी बघितल्या. त्याच्यानंतर जे आपण बघितलं त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने आपण आहार काय घ्यावा काय नाही घ्यावा ह्या गोष्टी बघितल्या. आणि आज आता आपण विहार ही गोष्ट बघणार आहोत. आता विहार असं म्हणत असताना आपण हे संपूर्ण जे माध्यम भाषा माध्यम जे आहे ते हिंदी घेऊयात असं आपण म्हटलेलं आहोत, कारण सगळ्या लोकांच्या सोयीसाठी. आणि म्हणून आता मी हिंदी मध्ये सुरुवात करते. सो ये विहार क्या है. सो विहार जो है उसमें बेसिकली हम जो कुछ भी क्रियाएं करते हैं उसको विहार बोलते हैं. हमारी जो जो कुछ भी लाइफस्टाइल होती है उसको विहार कहते हैं. खाने के अलावा उठने से लेके रात को सोते समय हम क्या क्या बातें करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, इन सब बातों को हम विहार बोलते हैं.
ये जो विहार है इसी को हम लाइफस्टाइल ऐसा भी बोल सकते हैं। जो कुछ भी क्रियाएं चेष्टाएं पूरे दिन में हम करते हैं उसका भी जो परिणाम है वो हमारे शरीर के ऊपर जरूर आता है। ये शरीर के ऊपर विहार का परिणाम कैसे आता है ये देखेंगे आज हम आरोग्य चर्चा के सत्र में। ये जो आरोग्य चर्चा का सत्र हम देख रहे हैं इसमें ये जो विहार है उसमें बेसिकली क्या क्या बातें आती है, तो हम बैठते कैसे हैं इसका विवरण डॉक्टर प्रीति बावस्कर आपसे पूरा करने वाली है। उसके बाद में मैं आपको 2-3 बातें आज बताने वाली हूँ। उसमें पहला तो है व्यायाम। व्यायाम जो है वो हमने दिनचर्या में देखा है कि कितना करना चाहिए, कभी करना चाहिए, ये बातें हमने देख ली है। लेकिन ये व्यायाम जो है उसका मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये जो है इसमें बेसिकली अर्धशक्त्या निषेव्यस्तु फलिभिः स्निग्ध भोजिभिः। व्यायाम जो कुछ भी हम करते हैं वो अर्धशक्ति होना चाहिए। अर्धशक्ति यानी क्या कि हमारे शरीर में जब भी हमारी सांस फूलने लगती है तभी ये व्यायाम जो है वो हमको स्टॉप करना चाहिए, तभी रुक देना चाहिए। कभी कभार हमको ज्यादा एक्सर्ट करते हैं और वो उसके कारण शरीर में वात की विकृति हो जाती है। सो ये जो व्यायाम है ये अर्धशक्त्या ऐसे करना चाहिए। व्यायाम के बारे में और भी एक बात महत्वपूर्ण है कि व्यायाम शनैः शनैः यानी धीरे 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 करके व्यायाम बढ़ाना चाहिए। कभी कभार कैसा होता है कि अगर मैराथन के लिए आफ्टर 40 हम जागरूक हो जाते हैं हेल्थ के बारे में तो हम इमीडिएटली मैराथन ज्वाइन कर देते हैं। सो मैराथन जब भी ज्वाइन करते हैं तभी इमीडिएटली 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर इतना भागा नहीं जाता है, तो धीरे धीरे करके हमको वो बढ़ाना है। सो शनैः शनैः ये जो है वो व्यायाम का सेवन करना चाहिए। और भी एक बात इसमें महत्वपूर्ण है कि ये जो हम देख रहे हैं विहार के बारे में उसमें एक बात महत्वपूर्ण है, उसमें न वेगान धारयेत बलात् ऐसे बोला है। ये वेग धारण इसका मतलब क्या है? ये वेग धारण का मतलब है कि जो नेचुरल कॉल्स, जो नेचर्स कॉल रहते हैं, नेचर्स इंस्टिंक्ट रहते हैं, उनको रोकना नहीं चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है वेग, तो इसमें है वेगान्न धारयेत वात विन्मुत्र क्षवतृक्षुधाम निद्रा कास श्रम श्वास जृंभा अश्रु चर्दी रेतसाम। ये 13 अधारणीय वेग आयुर्वेद में बोले गए हैं। ये 13 अधारणीय वेग कौन से है? तो वेगान्न धारयेत वात विन और मूत्र। वात विट इसका मतलब है पुरुष वेग यानी स्टूल्स को जाने की जो अर्ज रहती है वो, और यूरिनेशन की अर्ज यानी डेफिकेशन की अर्ज, यूरिनेशन की अर्ज और फार्टिंग की अर्ज, ये जो है वो रोकना नहीं चाहिए। ये अगर रोकते हैं तो वात की शरीर में गति बदल जाती है। उसके बाद में बोला है वेगान्न धारयेत वात विन मूत्र क्षवथु त्रुट क्षुधा। छींक आती है उसको भी नहीं रोकना चाहिए। बहुत बार हमने पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जिसमें चीख अगर रोक दी जाती है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जैसे चेंजेस जल्दी आ जाते हैं, और इसी के लिए ये चीख नहीं रोकनी है। वैसे ही चीखते समय हमेशा हमारा जो शरीर है वो रुजु यानी सरल अवस्था में होना चाहिए। हमारे पास एक ऐसे पेशेंट आए थे कि उनका बहुत ज्यादा नेक कैच हुआ था। वो उसको हम जब भी केस स्टडी लेते हैं तभी जो कुछ भी पूछा कि अरे इतना ऐसा क्यों हो रहा है वगैरह देखने, सो शी सेड कि हाँ छींक बहुत ज्यादा आ रहे थे और अबनॉर्मल पोजीशन में थी, कुछ झाड़ू वगैरह लगा रही थी, बेंड हो गई थी। दैट टाइम जब भी छींक आई तब तक वो नस पकड़ ली। सो ऐसी बातें होती है बिकॉज वात की गति जो है वो बदल जाती है। इसके लिए त्रुट और क्षुधा यानी भूख जो है उसको, और क्षुधा क्षुधा यानी भूख और त्रुट यानी तृषा, इन दोनों वेगों को भी रोकना नहीं चाहिए। यानी अगर भूख लगती है, अगर हमको थर्स्ट लगती है तो जरूर पानी पीना चाहिए, तभी खाना खाना चाहिए। कितना टाइम है, क्या है, अभी मुझे समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, ऐसा करके हमको ये जो जनरली जो वेग है उनको हम निग्लेक्ट करते हैं। ये निग्लेक्शन जो है वो हमारे ही शरीर को बहुत त्रासदायक रह सकता है, और इसी के लिए ये वेग जो है उनको धारण नहीं करना चाहिए। निद्रा का श्रम श्वास, निद्रा का भी वेग रहता है।
हम ऐसा बोलते हैं ना कि नहीं अभी नहीं, मुझे नहीं, नहीं हो रहा है, अभी मैं सो जाऊंगी, दैट इज निद्रा का वेग। निद्रा जो है उसको भूतधात्री बोला है। ये जो है हमारे शरीर का वेर एंड टेयर जो है वो कंस्ट्रक्ट करने वाली रहती है, और इसके लिए ही निद्रा का वेग भी धारण नहीं करना चाहिए। कास और श्रम श्वास, खांसी भी आती है तो बहुत सारे, अगर हम कुछ मीटिंग्स में बैठे हैं या फिर कुछ ऑनलाइन मीटिंग भी चल रहे हैं तो खांसी आ रही है तो हम रोकने की कोशिश करते हैं। सांस अगर फूल रही है तो रोकने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा होता है तो जनरली इनके वेग बढ़ जाते हैं। कासस्य रोधा तद वृद्धि ही ऐसा है, और इसी के लिए ये वेग जो रहते हैं उनको लेट आउट करना चाहिए, उनको फोर्सफुली रोकना नहीं चाहिए। जृंभा, अश्रु और छर्दी रेतसाम। जृंभा इसका मतलब है कि यॉर्निंग जिसको हम बोलते हैं। अश्रु यानी आंख में से जो रोने के समय पानी आता है उसको, और रेतसाम यानी जो मैथुन कर्म करते समय जो वेग रहता है उसको नहीं रोकना चाहिए। तो ये जो 13 अधारणीय वेग है इनको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। न वेगी तो अन्य कार्य स्यात्, ऐसे बोला है। अगर वेग आया है तो दूसरे कुछ काम में बिजी नहीं रहना चाहिए। पहले हमारा जो नेचर स्पॉट है उसको हमको जरूर समय देना चाहिए। सो ये जो है इसमें न वेगी तो अन्य कार्य ऐसे है। सो ये 13 अधारणीय वेग है जिनको बिल्कुल ही रोका नहीं जाएगा, ऐसे है। और कोई भी कर्म हम शरीर में और जो भी समाज में करते हैं वो किस लिए करते हैं, तो सुखार्था सर्वभूतानां, शरीर को मन को सुख मिले इसके लिए ही ये सब हम कर्म करते हैं। तो ये सुखार्थक जो कुछ भी कर्म करने हैं वो कैसे कर्म रहने चाहिए वो भी हम देखेंगे। इसमें कुछ जो पर्सनल हाइजीन जो है वो भी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। ये पर्सनल हाइजीन क्या क्या है, तो इसमें हम देखते हैं कि नीच रोम नख श्मश्रु निर्मलांग्रि मलायनः। नीच रोम नख श्मश्रु, रोम नख और श्मश्रु इनको नीच यानी नित्य काटना चाहिए। इसका मतलब ऐसा है अगर नाखून बढ़ जाते हैं तो उनको रेगुलरली काटना चाहिए। श्मश्रु और ये जो बाल रहते हैं कि जो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उनको काटना चाहिए। इसका मतलब ऐसा है कि पर्सनल हाइजीन बहुत अच्छी रहनी चाहिए। और भी एक बात महत्वपूर्ण पर्सनल हाइजीन में जो बताई है उसमें न असंवृत मुख कुर्यात् श्रुति हास्य विजृंभणम। श्रुति हास्य और विजृंभणम, श्रुति इसका मतलब है चीकाना, हास्य इसका मतलब है हंसना, और विजृंभण इसका मतलब है जृंभा यानी यॉर्निंग करना। ये जो बातें है वो मुंह पर हाथ बिना रखे हुए नहीं करनी चाहिए। जो हम आजकल देख रहे हैं कि ये कोविड सिचुएशंस में हम कंटिन्यूअसली बाहर जब भी जाते हैं तभी मास्क पहनते ही ये बातें करते हैं। सो किसी दूसरे को भी चीख आती है तो भी वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो दूसरा आदमी जो उसके सामने है वो कैच कर सकता है। वैसे ही जिसको छींक आती है वो बहुत ज्यादा लोगों को ये इन्फेक्शन दे सकता है। और इसी के लिए अगर वो खुद जिसको छींक आ रही है उसने अगर पर्सनल हाइजीन केयरफुली अगर कर रहे हैं, रूमाल या फिर आजकल जिसको हम ये बोलते हैं मास्क बोलते हैं, वो अगर लेके वो छींकता है तो ये इन्फेक्शन स्प्रेड होने के जो चांसेस रहते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। और इसी के कारण ये न असंवृत मुख कुर्यात् क्षिति ही नाम ये चीखना, और विजृंभणम, जृंभा भी आती है ना यानी यॉर्निंग रहता है तभी भी हमारे मुंह जो है वो उसको ढक लेना चाहिए। बिकॉज यॉर्निंग जब भी रहता है तभी जो कुछ भी बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स या फिर कोई भी जो ये बैक्टीरियल लोड और वायरल लोड्स होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। बिकॉज दैट टाइम हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है वो नेचुरली कुछ सेकंड्स के लिए थोड़ा सा रुक जाती है। दैट टाइम ये पैसिवली अंदर चले जाते हैं और हमारे कंठ में जाके उधर वो इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। और इसी के लिए न असंवृत मुख कुर्यात् क्षुति हास्य विजृंभणम ऐसे बोला है। और ये जो पर्सनल हाइजीन है वैसे ही हमको ऑलवेज जो सोशल हाइजीन है वो भी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। ये सोशल हाइजीन जो है उसमें
जनरली एक दूसरे से हम बर्ताव कैसे करते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। एक बहुत अच्छी एड टीवी पर चल रही है कि किसी को क्वारंटाइन होके रहने के लिए बोला है, तो वो जो है वो चाय लेके आती है और बोलते हैं उसको क्वारंटाइन कब किया है, उससे पूरा संबंध तोड़ने के लिए नहीं। वैसे हम एक दूसरे से बहुत अच्छे से प्यार से हमेशा बर्ताव करना चाहिए। ये भी बात जो है वो समाज के हित के लिए बहुत कारणीभूत रहती है। और इसी के लिए जो कुछ भी बड़े लोग रहते हैं उनसे पूर्वाभिभाषी सुमुख सुशीलक करुणामृदु ऐसे बोला है। ये जो सोशल हाइजीन है उसमें पूर्वाभिभाषी यानी खुद से पहले आप अपने को बोलना चाहिए, अरे हेलो आप कैसे हैं, ऐसा अगर पूछते हैं तो हार्मनी मेंटेन हो जाती है पूरे समाज में, और इसी के लिए ये जरूर बात रहती है। उसमें पूर्वाभिभाषी सुमुखः सुशीलः करुणामृदुः। सुमुखः इसका मतलब है हास्य करते हुए एक दूसरे से बात करना चाहिए। और भी एक बात महत्वपूर्ण है, ये सोशल हाइजीन में अगर हम देख रहे हैं कि ये तो हमको मालूम रहता है नॉर्मली कि कचरा बाहर नहीं फेंकना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है वगैरह, ये तो बात आप जरूर करेंगे। लेकिन एक दूसरे से अच्छा बर्ताव करना, एक दूसरे की पूछताछ करना, ये भी समाज के लिए हितकर रहता है। आजकल ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे फैमिलीज कोई जो पेशेंट्स है या फिर जो माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट है उनको होम क्वारंटाइन किया जाता है। अगर ऐसे होम क्वारंटाइन करते हैं तो उसे पूरे संबंध नहीं तोड़ना चाहिए, उसको उसको पूछताछ करनी चाहिए, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सोशल यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उसको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये जरूर देखना चाहिए। ये समाज जो है वो एक दूसरे के से जुड़ा हुआ रहता है, और एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है तो आप पूछेंगे मुझे कि इससे हेल्थ के ऊपर कैसे परिणाम आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति क्वारंटाइन है और उसको कोई भी पूछ नहीं रहा है तो उसका मनोबल जो है वो बहुत ज्यादा नीचे हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस निकल जाता है, और कॉन्फिडेंस निकल जाता है तो कोई भी व्याधि जो है वो बढ़ता है। ये कैसे? तो विषादो रोगवर्धनानां श्रेष्ठः ऐसा आयुर्वेद में बोला है। जब भी हम सोशल हाइजीन की बात करते हैं तो अगर पूरे समाज का मन अच्छा है, एक एक व्यक्ति का मन अच्छा है, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो ऐसे जो कोविड वाले सिचुएशंस है उसमें से बाहर निकलने के लिए ये रुग्ण जो है उनको हम मदद जरूर कर सकते हैं। और इसी के लिए पूर्वाभिभाषी सुमुख सुशीलः करुणामृदुः, कारुण्यपूर्ण यानी एक दूसरे को अच्छे से आनंद पूर्ण अगर बर्ताव करते हैं तो उसको भी कॉन्फिडेंस मिल जाता है और वो जो है उसकी हेल्थ जल्दी अच्छी हो सकती है। ऐसे भी बोला है कि आत्मवत सततम पश्येत अपि कीट पिपीलिकम। कीट पिपीलिका इसका मतलब है छोटे छोटे जो जंतु है उनको भी आत्मवत आत्म तत्व से देखना चाहिए। अगर ऐसा हम एक दूसरे से समाज में बर्ताव करते हैं तो हमारे बर्ताव अगर हम अच्छा करते हैं तो हम जब भी नींद के लिए बेड पे जाते हैं तो हमको भी खुद को ऐसा लगता है कि अरे मैंने आज ये 4-5 बातें अच्छी की है। हमारा खुद का मन का जो आनंद होता है वो भी बढ़ जाता है, हमारा खुद का भी मोरल अप हो जाता है। जब भी मोरल अप हो जाता है तो ये फाइटिंग स्पिरिट जो है ना वो बढ़ जाती है। हेल्थ अच्छी हो जाती है, बिकॉज रोग प्रतिकार शक्ति यानी ये जो इम्यूनिटी है ये अच्छी हो जाती है अगर हमारा मन का स्वास्थ्य अच्छा है तो। अदरवाइज ऐसे भी देखा जाता है कि शरीर स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है लेकिन मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं है तो कोई भी हद तक कोई भी आदमी जा सकता है। और ये जो है वो हेल्थ के लिए भी उतना ही हजार्डस है जितना कि शारीर का व्याधि रहता है। और इसी के लिए शारीर और मानस ये दोनों जो है उनकी हेल्थ ये बढ़ाने के लिए पर्सनल हाइजीन और सोशल हाइजीन और सोशल इंटरैक्शन, ये जो 3 बातें हैं वो तीनों बातें उतनी ही महत्वपूर्ण रहती हैं। और अभी डॉक्टर प्रीति बावस्कर जो है वो आपको इसी के बारे में हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए और हमारे क्रियाएं कैसी होनी चाहिए इसके बारे में प्रेजेंटेशन देगी। डॉक्टर प्रीति बावस्कर, if Gitanjali your voice is there then you can just introduce Dr. Preeti Bavaskar. Okay, you just try if your voice is audible. Am I audible, ma'am?
now? Yes. You just introduce Dr. Preeti Bavaskar. Very good. Okay, मैम. अभी हम जानकारी लेंगे वैद्य प्रीति बावस्कर के बारे में. उन्होंने BAMS यरला मेडिकल ट्रस्ट खारगर और MD कार्य चिकित्सा YAC कॉलेज कोल्हापुर यहाँ से प्राप्त किए और वह पिछले 9 साल से वैद्य गौरी मंडल बोरकर के यहाँ पे शिष्य रह चुकी है और अभी वह श्री रुक्मा चिकित्सालय में असिस्टेंट डॉक्टर के पद पर है. आइए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे इस सत्र की. इम्यूनिटी और विहार के बारे में जानते हैं वैद्य प्रीति बावस्कर जी से. नमस्ते, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं. आज के आरोग्य चर्चा सत्र के चौथे चरण में हम इम्यूनिटी और विहार के बारे में जानने वाले हैं. अभी तक जो सत्र हुए हैं उनमें दिनचर्या, योग और आहार के बारे में जानकारी प्राप्त की. तो इन सब के साथ हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, यही हमारे आज के चर्चा का विषय है. अब हम जानेंगे कि विहार क्या है. हमारा जो रहन सहन, भोजन, श्रम, मनोरंजन आदि के जो प्रतिदिन के शारीरिक व्यवहार होते हैं उसे हम विहार कहेंगे. सरल शब्दों में कहे तो हम इससे लाइफस्टाइल कह सकते हैं. दिनचर्या और विहार ये दोनों अलग अलग होते हैं और आज हम देखेंगे कि विहार क्या है. युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. मतलब जिस विहार और कर्म और उसका स्वप्न अवस्था जो युक्त है उसे दुख नाश होते हैं. मतलब जो उसके दुख होते हैं उसका नाश होता है. हम लोग सिर्फ आहार पे ही इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि विहार पे इतना दिया नहीं जाता. तो जैसे कि हम लोग अगर हमें सर्दी खांसी है तो हम ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम या दही नहीं खाते. लेकिन अगर हम उसी समय अगर फैन के नीचे या AC में ज्यादा समय बैठते हैं तब भी हमें सर्दी जुकाम बढ़ सकता है. इसीलिए अगर आप पथ्यकारक आहार ले रहे हो और आपका विहार सही नहीं है फिर भी आप निरोगी आयु प्राप्त नहीं कर सकते. पोस्चर, आसन. आसन वह तरीका है जहां हम शरीर को स्थिति देते हैं. हमारे शरीर और मन को दोनों को स्टेबिलिटी या स्थिरता देने का काम हमारे आसन करते हैं. तो आज देखते हैं हम कौन से हालत गलत करते हैं और कौन से आसन हमारे सही होने चाहिए. जैसे कि हम लोग अभी खाना खाने बैठते हैं तो आजकल हम लोग ऑफिस में, यहाँ तक घर में भी डाइनिंग टेबल पे खाते हैं. लेकिन हमारे जो भारतीय परंपरा है वहाँ जमीन पर नीचे बैठकर खाना खाने की संस्कृति है ना. क्योंकि जब भी हम जमीन पर बैठते हैं या सही आसन में बैठते हैं तो हम जो भी आहार ग्रहण करते हैं उसकी जो मात्रा रहती है वो सही होती है, योग्य मात्रा में ही ग्रहण होता है. अगर ये हम लोग खड़े रहकर या किसी गलत आसन में आहार सेवन करते हैं तो हम लोग की जो आहार की मात्रा रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है और वो हमारे जो पेट के स्नायु होते हैं तो उसके टोन में भी बदलाव आ जाता है. तो इससे इंडाइजेशन जैसी बीमारी हो सकती है. अब हम देखेंगे कि हमारे जो सीटिंग बैठते मतलब हम लोग का जो सीटिंग पोस्चर रहता है, बैठने का सही तरीका क्या होना चाहिए. हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम रहते हैं उसमें जो 4 कर्व्स रहते हैं और उसकी यही नैसर्गिक अवस्था है. तो हमें हमेशा सीधा बैठना है ताकि जो उसका नैसर्गिक अवस्था है वो उसी में प्राप्त हो. हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादा आगे झुक के बैठते हैं या ज्यादा पीछे हो जाते हैं. तो इससे क्या हो जाता है, जो हमारे जो कर्व्स रहते हैं उसमें बदलाव आने लगता है, धीरे धीरे बदलाव आता है और जो कर्वेचर रहता है वो चला जाता है. तो उससे क्या होता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क जैसे बीमारी हो सकती है. और हम जब भी बैठते हैं, सीधा बैठते हैं, तो जो भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं वो बहुत जल्दी ग्रहण होता है वो और हमारे दिमाग में वो बहुत ज्यादा टाइम रहता है. मतलब जो विद्यार्थी गण है, जब आप पढ़ाई करते हो अगर आप सीधा बैठते हो तो आप जो भी पढ़ाई करते हो वो बहुत अच्छी होगी और वो बहुत समय तक हमारे दिमाग में या ध्यान में रहेगी. और वैसे देखा जाए तो हमारे में और अन्य प्राणी में यही फर्क है कि हमारा जो मेरुदंड है वो सीधा होता है. इसीलिए हमें हमेशा सीधा ही बैठना है. आजकल एक कॉमन चीज है कि हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं और लॉकडाउन में तो इसका बहुत ही ज्यादा होता है क्योंकि हम लोग मूवीज, वेब सीरीज देखते हैं. तो हम जब मोबाइल भी इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो पोस्चर रहता है, आसन रहता है, वो हमेशा सही होना उतना ही जरूरी है. क्योंकि जब हम मोबाइल में देखने के लिए आगे झुकते हैं तो इससे क्या हो जाता है
कि जो स्कल का प्रेशर रहता है वो हमारे स्पाइन पे आ जाता है और हमारे स्पाइन पे आ जाता है और हमारे स्पाइन पे आ जाता है और क्या होता है इसकी जो कमजोरी होने लगती है। तो यहाँ पे भी हम लोग को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत जल्दी हो जाता है आजकल, या स्लिप डिस्क जैसी बीमारी होती है। तो हमें हमेशा मोबाइल भी देखते वक्त हमारा जो आसन रहता है, पोस्चर रहता है, वो हमेशा सही होना जरूरी है। अब हम लोग सोते वक्त भी इतना ध्यान नहीं देते, हमें सीधा जैसे कि कुछ कुछ लोगों को बहुत ऊंचाई तकिया लेने की आदत होती है, या किसी को तकिया बिल्कुल नहीं लगता है। तो हम जब तकिया भी लेते हैं तो उसकी जमीन से कॉलम है वो एक ही समान अंतर में होना चाहिए। और किसी किसी को तो पेट के बल पर भी सोने की आदत होती है। तो इससे क्या हो जाता है कि पेट के स्नायु में तो प्रेशर आ ही जाता है, लेकिन आप जो अन्न ग्रहण करके सोए हो उसका पचन अच्छी तरह से नहीं होता है। इसीलिए हमें हमेशा सोते वक्त भी हमारे पोस्चर जो रहता है उस पर ध्यान देना चाहिए। अब हम देखेंगे कि जो हमने गलत आसन किए देखे हैं तो उससे हमारे शरीर पे क्या परिणाम होता है, जैसे कि नेक पेन होता है, बैक पेन होता है, नी पेन, हील पेन। हेलो 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 प्रीति, यस मैम। slides not getting changed. Actually, we are not able to see your slides. ओके ओके मैम। Okay, you मैम अभी दिख रहा है स्लाइड? हेलो मैम, हेलो। फर्स्ट स्लाइड ही दिख रही है, एक भी स्लाइड चेंज नहीं हो रही है। Okay, I will share the slides. You just go with the slides. Okay. ओके मैम, नो प्रॉब्लम। You stop the sharing. I will share the screen. Okay, you are at sleeping postures, right? राइट मैम। Right. You can go. तो अब हम देखेंगे कि इफेक्ट्स ऑफ रॉन्ग पोस्चर, गलत आसन। हेलो। हाँ मैम, अभी तक जो हमने गलत आसन देखे हैं तो उस आसन के हमारे शरीर पे क्या दुष्परिणाम होते हैं, तो यही अभी देखेंगे। जैसे कि नेक पेन होता है, बैक पेन, नी पेन या हिल पेन जैसे पेन्स हमें होते हैं। तो हम लोग जब भी हमें ये पेन्स होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई लेते हैं, लेकिन दवाई के साथ साथ हमें हमारे पोस्चर या आसन पे भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है। निदानस्य परिवर्जनम, मतलब जो व्याधि का मूल हेतु है उसका त्याग करना चाहिए। और हमारे जो पेन्स है उसका मूल कारण है कि हमारे गलत पोस्चर। तो हमें दवाई के साथ हमारे जो आसन है उस पर भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है, ताकि हमें आगे चलकर कोई भी व्याधि ना हो। प्रकृति देहस्य सहज लक्षणम, मतलब प्रकृति यानी मूल स्वभाव। हर एक व्यक्ति अलग प्रकृति का होता है, हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है और वो एक दूसरे से भिन्न है। हर एक व्यक्ति के खुद की शारीरिक स्थिति, क्रिया करने की क्षमता, सोचने समझने का तरीका, परिस्थिति को सामना करने का तरीका हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है।
और ये सब उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। तो हमें विहार करते वक्त हमें हमारे प्रकृति भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है। जैसे कि अभी 3 प्रकार के प्रकृति बोले गए हैं, वात, पित्त और कफ। तो वात प्रकृति के व्यक्ति कैसे होते हैं कि चंचल होते हैं बहुत ज्यादा, वो एक समय ज्यादा देर बैठ नहीं सकते। तो जैसे सेल्स मैनेजर जैसे जॉब होते हैं वो लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। और जो वात प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उन्हें बोलना बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो ये लोग अच्छी टीचर्स बन सकते हैं। प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं उनमें तेज महाभूत प्रदान बहुत ज्यादा होता है, तो ये लोगों का माइंड बहुत शार्प होता है, ये लोग ब्रेव होते हैं। तो सोल्जर, पुलिसमैन जैसे जॉब ये लोग बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं। वैसे कफा अगर प्रकृति है तो वो लोग बहुत शांत होते हैं और उनमें शांत रह के वो डिसीजन मेकिंग का पावर बहुत अच्छा होता है, तो वे अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। तो हमें प्रकृति का ध्यान में क्यों रखना है? जैसे कि अगर हमें मतलब वात प्रकृति का व्यक्ति है, अगर वो ज्यादा टाइम फैन के नीचे एसी में बैठे तो उसको अकड़न से महसूस होती है। अगर लेकिन यही पित्त प्रकृति का व्यक्ति है, अगर वो एसी में बैठता है तो उससे बहुत अच्छा महसूस होगा, वो कंफर्टेबली काम कर पाएगा। इसीलिए हमें हमारे प्रकृति के अनुसार हमारा विहार यानी लाइफस्टाइल रखना जरूरी है। अब देखेंगे दोषास। दोष धातु मलाम मूलम सदा देह से तम चला। जो दोष होते हैं वो हमारे शरीर को चलाते हैं। 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। अगर ये तीनों दोष समान मात्रा में शरीर में रहते हैं तो हमें स्वस्थ कहा जाता है। अगर यही उसके असमानताएं आते हैं तो उसे व्याधि हो जाते हैं, रोग का कारण माना जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि ऐसे कौन से कारण है जहाँ पे हमारे शरीर में पड़ते हैं। जैसे कि रात्रि जागरण, बहुत मोस्ट कॉमन है कि रात्रि जागरण, मतलब हम लोग को कुछ काम हो या ना हो हम फिर भी मोबाइल पे गेम खेलते हैं या टीवी देख, मतलब जो भी करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में वात दोष बहुत ज्यादा बढ़ता है। और बोला गया है कि वात गति गंधनीय धातु, मतलब हमारे शरीर में जो क्रिया गति का काम है यानी विहार के लिए जो गति लगती है वो हमें वाता से ही मिलती है। तो अगर हम गलत विहार करते हैं तो उससे इफेक्ट हमारे वात दोषा पे रहेगा। और एक मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि एक्सेसिव एक्सरसाइज, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो ज्यादा एक्सरसाइज करते तो वो फिट ज्यादा रहेंगे, लेकिन ये गलत है। हमें व्यायाम उतना ही करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए योग्य है। जैसे कि आधी शक्ति, हमारे आधी शक्ति तक ही व्यायाम करना जरूरी है। और बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ज्यादा उपवास करेंगे या ज्यादा फास्टिंग करेंगे तो उनका वेट लॉस होता है, तो ये गलत बात है। अगर आप ज्यादा फास्ट करते हो तो आपसे वात दोष बढ़ेगा। पित्त दोष किससे बढ़ते हैं? एंगर, मतलब गुस्सा होना, एक्सपोजर टू हीट, वो सन हीट भी हो सकता है या केमिकल हीट भी हो सकता है। और गुस्से से क्या होता है कि अगर गुस्से से हमारा पित्त दोष तो बढ़ता ही है, लेकिन हमारे शरीर पर और मन पर जो परिणाम होते हैं उसे नॉर्मल करने के लिए हमें कम से कम 9 घंटे लगते हैं। इसीलिए हमें गुस्सा करते वक्त हमारे ही शरीर की हानि होती है। इसलिए हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए या एक्सपोजर टू हीट जो है उससे हमें बच के रहना चाहिए। कफ दोषास, आजकल के जो जनरेशन के छोटे बच्चे होते हैं वो बाहर खेलते कूदते नहीं है, वो घर पे मोबाइल पे ही गेम खेलते रहते पूरा दिन, और या बड़े भी एक ही जगह काम करते हैं पूरा दिन। तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर का जो कफ दोष होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और कफ दोष बढ़ने से क्या होता है, फिर आलस्य, किसी काम में मन न लगना, कंसंट्रेशन ना कर पाना। मतलब हम लोग बच्चे को बोलते हैं कि उसका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग ही होते हैं जो उनको बाहर नहीं भेजते खेलने कूदने के लिए और घर पे मोबाइल देखते रहते हैं। एक्सेसिव स्लीप, डे स्लीप सबसे ज्यादा, मतलब बहुत से लोगों को ऐसे आदत होती है कि दिन में सोना, मतलब दोपहर को खाना खाने के बाद सोने की आदत होती है। तो सबसे ज्यादा मतलब आम बात, डायबिटीज जैसी जो बहुत गंभीर व्याधि होती है उसका मूल कारण यही है कि हम दिन में सोते हैं। हम लोग सिर्फ ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन, बाल जो बच्चे होते हैं या फिर जो गर्भिणी मतलब जो प्रेग्नेंट औरत होती है वही दोपहर को दिन में सो सकते हैं। हाँ, अगर किसी कारणवश आपकी रात की नींद पूरी नहीं होती है, मतलब अगर आपकी 2 घंटे की नींद कम होती है तो आप उसका आधा टाइम यानी 1 घंटा दिन में सो सकते हो, सिर्फ खाली पेट या खाना खाने के 3 घंटे बाद, ताकि आपका जो कफ दोष है वो बैलेंस हो सके। सेंसेस ऑर्गन, हमारा जो गलत विहार यानी लाइफस्टाइल होता है उसका परिणाम हमारे जो सेंस ऑर्गन रहते हैं जैसे कि देखना सुनना उस पे भी होता है। तो इससे क्या, हमारी जो आंखें रहती है वो सिर्फ मतलब उससे हमारे पूरे शरीर को चेतना मिलता है, मतलब उससे उसका जो परिणाम या दुष्परिणाम रहता है वो सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं होता है। जैसे कि अगर आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है इनफर्टिलिटी, हमें ऐसे लगता है कि अरे उसका क्या कारण है, लेकिन उसका एक कारण ये भी है कि हम लोग बहुत ज्यादा रात तक
मोबाइल देखते हैं या गेम खेलते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जब रात को सोते हैं तो उसके कम से कम आधा घंटा पहले सभी जो स्क्रीन रहती है, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, वो बंद करके सोएं। हमारी जो आराम मिल सके और जो कि व्याधि होने वाले हैं, उससे हम बच सके। दिनचर्या में भी एक बोला गया है कि आप पूरे दिन में, मतलब हर रोज हमें आंखों में अंजन लगाना चाहिए, कर्णपूरन करना चाहिए। तो इससे क्या हो सकता है, जो इंद्रिय है, जो सेंस ऑर्गन है, उसकी जो हेल्थ है वो मेंटेन हो सके। न पीड़ित इंद्रियाणी न चैत्यानि लालयेत्। इसका अर्थ यही है कि जो भी सेंस ऑर्गन का काम होता है, यानी देखना, सुनना या रस ग्रहण करना, वो हमें योग्य मात्रा में ही करना है। अगर हम ज्यादा करते हैं या कम करते हैं तो हमें व्याधि हो सकती है। इसीलिए हमें हमारे सेंस ऑर्गन का भी व्यवहार करते वक्त ध्यान रखना जरूरी है। अभी नो वेग धारण, मतलब जो हमारे शरीर में कुछ नैसर्गिकता वेग आते हैं, जैसे कि फ्लैटुलेंस, स्टूल, यूरिन, तो कुछ वेग ऐसे होते हैं कि उसका कंट्रोल करना हमारे लिए, शरीर के लिए हानिकारक होता है। जैसे कि मोस्ट कॉमन रहता है कि फ्लैटुलेंस, स्टूल, यूरिन। हम लोग बाहर काम में रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो हम लोग नहीं जाते या तो शर्माते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर पे पेट दर्द होता है, पेट फूलता है, इंडाइजेशन, भूख ना लगना, ये सब जो लक्षण है वो दिखते हैं। तो हमें ये सब बातों का, मतलब ये सब वेग का धारण नहीं करना है। और मोस्ट हैबिचुअल होता है यूरिन। हम लोग जल्दी यूरिन पास नहीं करते, काम हो या ना हो, तो उससे हमारे जो रेनल सिस्टम होता है उस पर प्रेशर आ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है निद्रा, देह प्रशमन यस्मात् तस्मात् निद्रा प्रकीर्तता, मतलब जिससे हमारे शरीर और मन दोनों को विश्राम प्राप्ति होती है, उसे निद्रा कहते हैं। लेकिन आजकल हम लोग कुछ काम हो या ना हो फिर भी निद्रा वेग का धारण करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें मोह यानी डेल्यूजन, सही क्या है गलत क्या है, ये करूँ वो करूँ, ये जैसे लक्षण हमें दिखते हैं, ये सब निद्रा वेग के धारण ही होता है। आलस आता है, हमें किसी काम में मन नहीं लगता है, और इसीलिए हमें ये वेग के धारण नहीं करने चाहिए। ऋतुचर्या, ऋतु यानी सीजन, चर्या यानी डूज एंड डोंट्स। ऋतु अनुसार जो करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इससे हम ऋतुचर्या कहेंगे। हर एक ऋतु अनुसार हमारे विहार में भी बदलाव लाना जरूरी है। और हर एक ऋतु के विशेषताएं रहती है। हम 6 ऋतु होते हैं और हर एक ऋतु के अनुसार हमारा विहार उस वैसे होना जरूरी है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल दूं, तो अगर ग्रीष्म ऋतु है यानी समर सीजन है, तो समर सीजन में क्या होता है कि उष्णता बहुत ज्यादा रहती है, तो हमें शीत विहार यानी ठंडा खाना, ठंडे में घूमना, एसी में बैठना अच्छा लगता है, रात को टेरेस पे सोना, ये हमें करना चाहिए। लेकिन यही अगर हम शिशिर ऋतु यानी विंटर सीजन में करें तो हमें तकलीफ हो सकती है, सर्दी जुकाम जैसे हो सकता है। इसीलिए हमारा जो विहार होता है वो हर एक ऋतु के अनुसार उसमें बदलाव लाना उतना ही जरूरी है। देशा, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसा देश वैसा भेष, तो हम लोग का वैसे ही जैसा देश वैसा विहार होना उतना ही जरूरी है। जैसे कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज में आप जाए तो वहां पे जींस या फिटिंग के कपड़े ज्यादा पहनते हैं, एज कम्पेयर टू हम लोग मुंबई या महाराष्ट्र में ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, तो यहाँ पे हमें लूज कपड़े, साड़ी या सलवार कमीज जैसे कपड़े पहनना होता है, ताकि हमारा जो स्किन है तो अच्छे से ब्रीथ कर सके या हम स्किन इन्फेक्शन से बच सके। इसीलिए हमारा जो विहार होता है वो हमारा जो देश होता है उस हिसाब से हमें करना चाहिए। दिस इज, अभी हमने देखा कि ये गलत आसन होते हैं, ऐसा गलत विहार होता है, तो उससे हम लोग के शरीर में व्याधि होते हैं। तो हम देखेंगे ये कौन से व्याधि हो सकते हैं ना, अम्ल पित्त होता है, प्रमेह यानी डायबिटीज हो सकता है, आमवात या इंडाइजेशन। एक मोस्ट कॉमन में बताना चाहूंगी कि बहुत से लोगों को ऐसे आदत होती है कि स्नान करने के बाद वो खाना खाते हैं, खाना खाने के पहले स्नान करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग जब स्नान करते हैं तो हमारा जो डाइजेशन फायर होता है या अग्नि बोलते हैं उसको, तो वो प्रज्वलित हो जाता है। तो हम जो खाना ग्रहण करते हैं उसका अच्छे से डाइजेस्ट होता है, वो अच्छे से पचन होकर हमारे शरीर को जो पोषण होता है वो होता है। लेकिन यही हम लोग उल्टा करते हैं, तो हमारे शरीर में जो खाना खाया हुआ होता है वो ऐसे ही पड़ा रहता है आमाशय में, और इससे आम यानी दोषों की यानी रोगों की उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए अगर हमें निरोगी रहना है, अच्छा रहना है, तो हमारे आहार के साथ हमारा विहार भी उतना ही जरूरी है। माइंड, हमने अभी तक देखा कि हम विहार से, गलत विहार के कारण हमारे शरीर पे क्या परिणाम हो सकता है। तो लेकिन हमारे शरीर के साथ हमारे मन पर भी उतना ही असर होता है, जैसे कि ज्यादा सोचना, क्या उसकी पहचान ना होना, इस विवेक बुद्धि, तो इस पे भी असर होता है।
लिथार्जी यानी कुछ काम में मन न लगना, और फिर बाद में ऐसा लगता है अरे मैंने ये क्यों नहीं किया। इसीलिए हमारे जो विहार रहता है उसका मानसिक स्वास्थ्य पे भी उतना ही असर होता है। तो हमें हमेशा ये सब चीजों से दूर रहना और अपना विहार सही करना जरूरी है। अब हम देखेंगे, हमने पहले देखा कि कौन से वेग को का धारण नहीं करना चाहिए, अब हम देखेंगे कौन से वेग धारण करना उतना ही जरूरी है। जैसे कि लोभ, शोक, भय, मतलब गुस्सा होना, मोह करना, क्रोध करना, ये सब इससे क्या होता है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य बरकरार रहता है। अगर आपकी शारीरिक स्थिति अच्छी है लेकिन आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर भी आप ठीक नहीं हो। इसीलिए हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा मानसिक स्वास्थ्य रखने के लिए हमें ये वेग जो ये बोले गए हैं लोभादि, उसे धारण करना, कंट्रोल करना उतना ही हमारे लिए हितकारक है। गुड कंडक्ट, रिस्पेक्ट अदर्स, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना, हमारे जो कंट्रोल रहता है मतलब माइंड, बॉडी और स्पीच जो बोलते हैं उस पर कंट्रोल करना, अच्छे कंपनी लोगों के संगत में रहना, डोनेट नीडेड पीपल मतलब जरूरतमंद लोगों की मदद करना। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं वो अच्छे होते हैं। अगर व्यक्ति व्यक्ति से ही समाज बनता है ना, तो अगर हमारा संबंध व्यक्तिगत अच्छा हो तो हमारा समाज में नाम और काम दोनों अच्छा होगा। तो इससे ये भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे ही असर करता है। जैसे कि अगर आप WHO की हेल्थ की डेफिनेशन देखते हो तो उन्होंने कहा है कि हेल्थ इज डिफाइंड एज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब हमारा जो सोशल वेलबींग होता है वो भी उतना ही जरूरी है हमारे हेल्थ के लिए। इसीलिए हमें हमेशा दूसरों का अच्छा सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में अच्छा बोलना चाहिए और अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। ये भी हमारा एक लाइफस्टाइल और रूटीन या विहार का पार्ट है। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छा ही रहना है और अच्छा गुड कंडक्ट करना है। एपिडेमिक, आजकल मतलब जो एपिडेमिक का वर्णन है वो आयुर्वेदा में जनपदवंश नामक अध्याय में आया है, उसमें वर्णन आया है। तो उसमें हमें क्या करना है, तो अभी तो ये सबको मालूम ही है कि हैंड वॉश करना है, कि वॉश फिट करना है। तो ये क्यों करना है? धूपन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग जब बाहर से घर आते हैं तो हमें कपड़े चेंज करना भी जरूरी है। इससे क्या होता है कि हमारा जो वायरल लोड होता है वो कम हो जाता है, और वायरल लोड कम होता है तो हम इन्फेक्शन से जो है वो बच सकते हैं। हमें स्नान करना उतना ही जरूरी है। जब भी हम बाहर से घर आते हैं तो हमें स्नान करना, सबसे पहले स्नान ही करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर पे या कपड़े पे जो भी आया है वायरल तो वो कम हो जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना उतना ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे डॉक्टर्स जो ऑपरेशन थिएटर में अलग कपड़े पहनते हैं और घर आने के बाद अलग कपड़े पहनते हैं, ताकि वो जो वायरल लोड है वो कम हो सके। इसलिए हमें हमेशा ये सब जो बातें कही गई है उसका पूरा तरह से पालन करना उतना ही जरूरी है, ताकि हम जो कोविड जैसी परिस्थितियां अभी उत्पन्न हुई है उसमें भी हम अपना जो शारीरिक है और मानसिक है दोनों स्वास्थ्य बरकरार रह सके। नित्य हिताहार विहार सेवी, समीक्षकारी विषय स्वसक्त, दाता सम सत्यपर, क्षमावान आप्तोपसेवित भव्यत्य रोग। यानी हम निरोगी किससे कहेंगे? जिसका आहार नित्य है, जिसका विहार अच्छा है, जो सबके बारे में अच्छा सोचता है, जो सबको देता है, जो क्षमावान है, वो जो जल्दी सबको माफ कर देता है, जो हमेशा सत्य बोलता है, उसे ही हम निरोगी कहते हैं। तो अगर हमें निरोगी रहना है या हमें स्वस्थ रहना है और हमें हमारी जो शारीरिक, भौतिक और मानसिक जो भी प्रगति करना है, उसके लिए हमारा जो विहार है, हमारे आहार के साथ हमारा विहार भी उतना ही जरूरी है। तो आइए हम अच्छे अच्छा विहार करके निरोगी आयुष्य प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू प्रीति, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है विहार और आरोग्य के बारे में। अच्छे विहार से हम कैसे इम्यूनिटी अच्छी प्राप्त कर सके, अच्छे विहार से हम कैसे आरोग्य प्राप्त कर सके, इसके लिए हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बातें डॉक्टर प्रीति ने बहुत ही अच्छे से समझा दी है। और अभी हम देखेंगे कि आयुर्वेद के अगर एंगल से देखा जाए तो शरीर में 3 दोष रहते हैं, उसमें है वात, पित्त और कफ। वात जो है वो शरीर में पूरे कोई भी कार्य जो रहता है वो कार्य के लिए वात कारणीभूत रहता है। पित्त जो है वो शरीर में कोई भी कन्वर्जन करने के लिए कारणीभूत रहता है। न कि एसिडिटी है तो बाहर जो निकलता है वही पित्त है, ऐसा नहीं है। जो डाइजेशन होता है शरीर में, दैट बिकॉज ऑफ द पित्त।
शरीर में जो कुछ भी स्किन में चेंजेस आ जाते हैं, जो बाल है और जो तारुण्य में गए हैं उनके स्किन में जो चेंजेस है, मैच्योरिटी के जो चेंजेस रहते हैं वो भी जो है वो पित्त से आ जाते हैं। और ये जो कफ रहता है वो शरीर का अनुवर्तन करता है। इसी का मतलब है शरीर बहुत देर तक चलाना, लॉन्जिविटी मेंटेन करना, ये जो काम है ये कफ धातु का, कफ दोष का रहता है। इसको दोष क्यों कहते हैं? तो दुष्टि कर्तृत्वात् दोषाः। यही अगर हमारे गलत खाने से या गलत बर्ताव से अगर वात पित्त कफ बढ़ जाते हैं, अपनी मात्रा से आगे जाके ज्यादा हो जाते हैं, तभी ये शरीर को नुकसान भी पहुंच सकते हैं और इसी के लिए इनको दोष ऐसा बोला है। सो दोष है इसका मतलब फॉल्ट, यानी तीन कुछ तो गलत बातें शरीर में रहती है ऐसा नहीं रहता है। ये वात पित्त कफ जब भी साम्यावस्था में रहते हैं तभी शरीर का धारण करते हैं, चेंजेस करने के लिए कारणीभूत रहते हैं। और यही जब भी विकृत हो जाते हैं, विकृता विकृता देहम घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च, ऐसा एक सूत्र आया है। अगर ये वात पित्त कफ अविकृत है, अच्छे है, साम्यावस्थिति में है, जो शरीर का धारण करते हैं, लेकिन हमारा इंद्रिय लौल्य है, खाने के लिए हमको अच्छा चाहिए, सोने के लिए अच्छा चाहिए, इतना ही अगर हम करते हैं तो हमारे बर्ताव के कारण ये वात पित्त कफ में अल्ट्रेशन आ जाते हैं और उसकी विषमावस्था आ जाती है। ये जो विषमावस्था है ये रोगों को कारणीभूत रहती है। ये विषमावस्था वात पित्त कफ की किस चीज से, कौन कौन सी बातों से आ जाती है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो उसमें वात दोष जो है उसमें धारणोदीर्ण निशा जागरात्युच्च भाषणैः क्रियाति योग भी शोक चिंता व्यायाम मैथुनैः ग्रीष्माहो रात्रि भुक्तान्ते प्रकुप्यति समीरणः। समीरणः इसका मतलब है वात दोष। वात दोष क्यों बढ़ता है? तो धारणोदीर्ण निशा, धारण और उदीर्ण शरीर में जो कुछ भी नेचुरल अर्जेस रहते हैं, जो 13 हमने वेग देखे, धारणीय और अधारणीय वेग, उसमें से जो अधारणीय वेग, छींक आती है तो रोकना नहीं चाहिए, यूरिन को जाना है तो रोकना नहीं चाहिए, या फिर उधर जब भी जाते हैं ना, बहुत लोगों को ऐसी भी आदत रहती है कि वॉशरूम में जाके पहले बुक लेके बैठते थे, अब भी लोग मोबाइल लेके बैठते हैं। सो उधर जो है ना वो कर्म जो करना है उसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर वैसे नहीं करते हैं तो क्या होता है, तो वात की गति विकृत हो जाती है और उसी के कारण अलग अलग डिसीजेस हो जाते हैं। इसी के लिए ये जो धारणा और उदीरणा, दूसरी एक बात ऐसी भी रहती है, ये बात तो हुई धारण की, अगर यूरिन को जाना है लेकिन उसका समय नहीं है, नहीं जा रहे हैं, ऐसे हो रहा है, मीटिंग चालू है नहीं जा रहे हैं, ऐसे हो रहा है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि मोशन यानी स्टूल्स पास करने की अर्ज आई भी नहीं है तो भी वॉशरूम में जाके खुद से फोर्सफुली मोशंस पास करने के लिए भी क्या प्रयत्न किए जाते हैं। सो इसको फोर्सफुली वेग उत्पन्न करना ऐसे हम बोल सकते हैं। अगर ऐसे करते हैं तो जो शरीर का एनल रीजन रहता है उसके ऊपर उसका फोर्स आ जाता है और उसी के कारण अर्श यानी पाइल्स जैसी भी बीमारी हो सकती है, कभी कभार उसमें से ब्लीडिंग भी हो सकता है। सो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए और इसी के लिए ये धारण और उदीर्ण ये बातें महत्वपूर्ण है। उसके बाद में है धारणा उदीर्ण निशा जागर, रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए। जैसे कि प्रीति डॉक्टर ने बताया, अगर रात को हम जागते हैं तो शरीर में रोगश बढ़ जाता है, शरीर की नमी जो है वो कम हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, आंखें जो है उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है और दूसरे दिन आंखों में कुछ चुभने जैसी वेदना आ जाती है, फोकसिंग प्रॉपर नहीं रहता है और आंखों की जो हम देखने की ताकत, शक्ति बोलते हैं, वो भी उससे कम आ सकती है और इसी के लिए रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए। अगर रात्रों जागरण हो रहा है तो आप पूछेंगे कि हमारा नाइट शिफ्ट ही रहता है या फिर आजकल हमारे वर्किंग आवर्स बहुत सारे बदल गए हैं कि हम यूरोपियन या फिर यूएस के कंट्रीज के ऊपर हमारा काम का टाइमिंग शेड्यूल डिपेंडेंट रहता है। कभी कभार इवनिंग 4 टू रात को 2 बजे तक ऐसा शेड्यूल रहता है, तो क्या करें? तो इसका उत्तर ये है कि जितने आवर्स रात को ज्यादा आपने जाग लिया है तो उतने डिवाइडेड बाय 2 इतने आवर्स आपको दिन में सोना है। ओके, इसका मतलब है रात को अगर नॉर्मली 10 साढ़े 10 बजे तक सोना चाहिए,
अगर आप 2 बजे तक जागते हैं तो 4 घंटे आपने ज्यादा काम किया है। सो 2 उसको डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब है 2 घंटे। आपको 2 घंटे दिन में सोना है। लेकिन आप बोलेंगे कि हाँ, हम तो दिन में सोते हैं, फिर भी तकलीफ होती है, ऐसा क्यों? तो इसका कारण ये है कि खाना खा के सोते हैं, राइट? अगर ऐसी बात है तो खाना खाने से पहले 2 घंटे उधर सोना चाहिए, ऐसा है। खाना खाने के बाद अगर सोते हैं तो शरीर में कफ बढ़ जाती है, क्लेद बढ़ जाता है और शरीर हेवी हो जाता है। सो इसी के लिए खाने से पहले सोना चाहिए और फिर उठ के खाना चाहिए, तो वो शेड्यूल ही चेंज हो जाता है। सो इसी के लिए रात का जागर है उसका ये बहुत ज्यादा मतलब है। इसमें धारण, उदीरण, निशा, जागर अत्युच्च भाषण है। बहुत ज्यादा अगर बोलते हैं, अति भाषण या फिर उच्च भाषण, हमारा अगर बोलने का पिच बहुत हाई है तो भी वात शरीर में बढ़ जाती है। आप पूछेंगे कि जोर से क्यों बोलेंगे? तो इसका मतलब है कि अगर आपको हमेशा किधर ना किधर प्रेजेंटेशन देना है, तो आप थोड़ा-सा जोर से बोलेंगे। दूसरी बात है कि पुरोहित वर्ग यानी जो पूजा-अर्चा वगैरह करते हैं, वो लोग उनका भी जो भाषण रहता है वो उच्च में रहता है। उनका उदात्त-अनुदात्त स्वरित ऐसा रहता है। तो कुछ ऋचाएँ ऐसी रहती है कि जो उच्च स्वर में गाई जाती है। दूसरी बात ऐसी भी है कि जो शिक्षक है, जो पढ़ाते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है। तीसरी बात है कि जो गाना गाने वाले गायक रहते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा उच्च स्वर में भी बोलना पड़ता है। सो अगर ऐसे करते हैं तो शरीर में वात बढ़ जाती है। तो आप अगर पूछेंगे कि प्रोफेशन से ही वो है, तो कैसे हम उसको रोक दें? तो इसका मतलब है कि उसको रेस्ट भी देना उतनी ही ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा बोलने का काम आपको है, तो गार्गलिंग करना उतना ही महत्वपूर्ण है। सो श घर में आके मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम जो त्रिफला चूर्ण रहता है, उसका क्वाथ बनाना है, उसका डिकॉक्शन बनाना है। उसमें 2 चम्मच सिंपल अगर आप खाने का तेल भी डालते हैं, तो भी ओके है। और उससे अगर गार्गलिंग करते हैं, तो हमारे जो वोकल कॉर्ड्स रहते हैं, उनको रेस्ट मिल जाती है और उसमें से वात वृद्धि नहीं होती है। और यही बात है कि बहुत ज़्यादा अगर बोलते हैं, तो उसके ऊपर ये रेमेडी है। उसके बाद में है अत्युच्च भाषणे ही क्रियातियोग भी शोक चिंता व्यायाम मैथुने ही। क्रिया अति योग, कोई भी काम बहुत ज्यादा अगर करते हैं तो भी शरीर थक जाता है। तो इतना ज्यादा यानी हेवी लिफ्टिंग अगर है, वेट लिफ्टर्स है या फिर कोई जो मजदूर जैसे काम कर रहे हैं कि उठा रहा है या फिर कोई जॉब फ्लोर पे है जिनको बहुत ज्यादा ताकत का काम करना पड़ता है, तो उनको अति शक्ति से काम करना पड़ता है। तो इधर क्या करना है, तो निद्रा लेनी है, रेस्ट करना है, ये तो बात एक है। दूसरी और भी एक बात है, आयुर्वेद में रसपाचक और अंगमर्द प्रशमन ऐसे कुछ गण आए हैं। सो उनका अगर रेगुलरली यूज करते हैं तो ये जो अति योग या फिर ज्यादा काम करने से शरीर में जो वात बढ़ जाती है उसको हम शमन कर सकते हैं। इसमें एक 2-3 बातें मैं आपको बता दूंगी। ज्येष्ठ मध का जो चूर्ण रहता है वो ये अंगमर्द प्रशमन कम करने के लिए मदद करता है। और मनुक का कहते हैं ब्लैक रेजिन जो रहता है, आज के फेसबुक पेज पे पोस्ट पे भी आपने शायद देखा रहेगा, तो मनुका का भी ये काम रहता है, ब्लैक रेजिन का ये काम रहता है। तो शरीर में जो थकान है, मसल ट्विचिंग है, वो कम करने के लिए इसका मतलब रहता है। और भी एक बात है महत्वपूर्ण कि ग्रीष्म अहोरात्रि भुक्तान्ते प्रकुप्यते समीरणः। ग्रीष्म ऋतु में यानी जो ये उष्ण का काल रहता है, हीट सीजन जो रहते हैं उसमें नॉर्मली बहुत ज्यादा ये वात बढ़ जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु में वात बढ़ जाती है, तो उसी के लिए वर्षा ऋतु में उसको जरूर बस्ती का जो पंचकर्म रहता है, अगर वो रेगुलरली करवाते हैं, कुछ तकलीफ नहीं है तो भी, तो ये स्वस्थ वृत्त कर्म पंचकर्म रहता है। अगर वो बस्ती करवा लेते तो शरीर का जो वात है वो हम कंट्रोल में रख सकते हैं। वैसे भी पित्त जो है वो पित्तम कट्वम्ल तीक्ष्णोष्ण पटु क्रोध विदाहिभिः शरण मध्याह्न रात्र्यर्ध विदाह समयेषु च, ऐसे बोला है। सो खाने का जो है वो क्या-क्या है, बहुत ज़्यादा तीखा या फिर बहुत ज़्यादा उष्ण ऐसा नहीं खाना चाहिए, वो तो हमने लास्ट सेशन में देख लिया है। लेकिन अभी शरद ऋतु में ये पित्त बढ़ता है। अगर शरद ऋतु यानी अक्टूबर हीट जो हम बोलते हैं, तभी जब भी ये पित्त बढ़ता है, तो स्वस्थ वृत्त कर्म पंचकर्म जो है उसमें अक्टूबर में रक्त मोक्षण करवा लेना या फिर विरेचन करवा लेना, ये इसके ऊपर महत्वपूर्ण रहता है और पित्त हम शरीर में कंट्रोल में रख सकते हैं। और भी उसमें है कि बहुत ज्यादा क्रोध आता है, शोक आता है, तो भी शरीर में ये पित्त बढ़ जाता है। तो हमारे मन को ऐसी आदत लगानी चाहिए कि क्रोध आना ही नहीं चाहिए।
आप बोलेंगे कि हाँ क्रोध आता है, वैसे सिचुएशंस रहते हैं, लेकिन मैं कंट्रोल करता हूँ, और कंट्रोल करता हूँ तो बीपी बढ़ जाती है। बात सही है। अगर आपके इमोशंस आप कंट्रोल बहुत ज्यादा करते हो तो बीपी बढ़ती है, लेकिन इमोशंस कंट्रोल कैसे करने हैं कि वो उतने बहुत ज्यादा से आने ही नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि क्रोध आना ही नहीं चाहिए। आपने संत जो एकनाथ महाराज है उनका एक स्टोरी सुना ही रहेगा कि वो ये जो गोदावरी का घाट है उधर से स्नान करके आ रहे थे, तो एक जो आदमी था उन्होंने उनके ऊपर थूक लिया, तो वो वापस जाके स्नान करके आए। ऐसा 108 बार हुआ। वो वापस जाके आते थे, ये थूकता था, वो जाके वापस स्नान करके आते थे। जो ग्रामस्थ थे, पैठण के जो ग्रामस्थ थे, उनने ऐसी शर्त लगाई थी ये जो आदमी था उससे कि कुछ भी करो और ये जो एकनाथ महाराज है उनको क्रोध आना चाहिए। 108 बार ऐसा होने के बाद क्या हुआ कि वो जो आदमी था जो उनके ऊपर थूक रहा था वही उनको शरण में गया और बोला कि आप सच में शांति ब्रह्म है, मैंने इतने बार आपको तकलीफ दी लेकिन आप क्रोधित नहीं हुए। तो उसके ऊपर भी एकनाथ महाराज क्या बोलते हैं, अरे मैं क्रोधित क्यों हूँ, मैं हर रोज एक ही बार स्नान करता हूँ, लेकिन तुम्हारे वजह से इस गंगा में स्नान करने की, इस गोदावरी की गंगा में स्नान करने का, आज 108 बार करने का, स्नान करने का मुझे तुम्हारे कारण पुण्य पुण्य मिला है। सो इतना शांति हमारे शरीर में रहनी चाहिए, इसी को शांति ब्रह्म ऐसा बोलते हैं। सो हमारा मन जो है ना इतना तरल होना चाहिए। अगर सामने वाला आदमी कुछ क्रोधित करने वाली बात भी करता है तो भी वो ऐसे क्यों बोलता है, उसके ऊपर विवेचन होना चाहिए, मन में विचार होना चाहिए। इमीडिएटली रिएक्ट करना ये बात अच्छी नहीं है। और वैसे अगर हम करते हैं तो क्रोधित नहीं होंगे तो हमारे शरीर में पित्त नहीं बढ़ेगा। शरीर में पित्त बढ़ता है तो क्या होता है, एजिंग फास्ट हो जाता है, बीपी ज्यादा बढ़ जाती है। और भी एक बात मैं स्त्रियों के लिए जरूर बता दूंगी कि जो ग्रेइंग ऑफ हेयर है ना वो भी जल्दी हो जाता है अगर ज्यादा चिढ़ते हैं तो। सो इसी के लिए ये चिड़चिड़ापन थोड़ा सा दूर रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये चिड़चिड़ापन हो रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो मधुर रसात्मक यानी ब्लैंड टेस्ट वाला फूड लेना चाहिए, बहुत ज्यादा तीखा नहीं लेना चाहिए। और भी शीतली और शीतकारी ये जो प्राणायाम करेंगे तो शरीर का पित्त जो है वो हम कंट्रोल में रख सकते हैं। और भी उसमें बात है कि ये पित्त कम करने के लिए नस्य जो प्रकार है पंचकर्म का वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। नॉर्मल ये जो गोघृत रहता है, बहुत ज्यादा अगर चिड़चिड़ापन हो रहा है तो ये जो गोघृत है वो 2 ड्रॉप्स राइट नोस्ट्रिल में अगर डालते हैं तो इसका परिणाम शरीर में जो मन में बहुत ज्यादा क्रोध उत्पन्न होता है वो कम करने के लिए हम जरूर कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि कफ दोष का। कफ दोष जो है वो स्वाद्वम्ल लवण स्निग्ध गुर्वभिष्यन्ति शीतलैः आस्या स्वप्न सुखाजीर्ण दिवा स्वप्नाति बृहणैः प्रच्छर्दनाद्य योगेन भुक्त मात्र वसंतयोः, ऐसे बोला है। सो कफ कभी बढ़ता है कि गुरु अभिषंद शीतल ये पदार्थ खाने से। वो खाने का जो है वो लास्ट सेशन में देख लिया है। आस्या स्वप्न सुखाजीर्ण दिवा स्वप्न अति ब्रूहणैः। आस्या स्वप्न सुख स्वप्न यानी बहुत अच्छे से जो एकदम अच्छा बेड तैयार किया है उसके ऊपर जाके सोना, ये जो बात है कंटिन्यूअसली वो जो है वो कफ उत्पन्न कर देती है। और ये कफ उत्पन्न हो जाता है तो शरीर में बहुत सारे जो व्याधि है वो प्रविष्ट हो जाते हैं। अजीर्ण के ऊपर अगर खाना खाते हैं तो भी ये कफ बढ़ जाता है। और भी दिवा स्वप्न यानी दिन में सोने से ये कफ बढ़ जाती है। और भी इसमें एक बात है कि प्रच्छर्दनाद्य योगेना, प्रच्छर्दन इसका मतलब है अगर उल्टी आ रही है और उसको रोकते हैं तो भी कफ विकृति हो जाती है। आप सोचेंगे कि कोई उल्टी आती है तो हम रोकेंगे क्यों? तो नॉर्मली एसिडिटी जैसा जब भी लगता है तो बहुत सारे एंटासिड गोली खा के हम ये जो एसिडिटी है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा बहुत बार हो जाता है तो ये प्रच्छर्दन अयोग ऐसा ही होता है, यानी उल्टी रोक रहे हैं ऐसा ही होता है। तो इसके कारण भी विकृत कफ जो है वो शरीर में बढ़ जाती है। विकृत कफ जब भी शरीर में बढ़ जाती है तो वेट गेन होना ये पहली बात हो जाती है। भूख बिल्कुल ही कम हो जाती है, हजम करने की ताकत शरीर की कम हो जाती है। और इसी के कारण शरीर में कफ बढ़ने से प्रमेह यानी डायबिटीज जैसी बीमारी प्रविष्ट हो जाती है।
डायबिटीज के लिए एक चिकित्सा सूत्र बहुत अच्छे से बताया है, उसमें है निस्सुखत्वम सुखाय च। अगर आपको सुख चाहिए, शरीर का जो हेल्थ है वो चाहिए, तो निस्सुख रहना चाहिए, यानी हमेशा कार्यरत रहना चाहिए। आराम से पड़े हैं ऐसा अगर करेंगे तो शरीर को थोड़ी देर के लिए सुख प्राप्त होगा, लेकिन हेल्थ वाइज अगर देखेंगे तो वो सुख नहीं रहेगा, वो दुख में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कुछ ना कुछ अगर आप कंटिन्यूअसली सो के रहते हैं, आराम करते हैं, तो प्रमेह जैसी व्याधि शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, और इसी के लिए कार्यरत रहना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम हमेशा एक जोक टाइप से बोलते हैं कि कोई कोई लोग जो रहते हैं ना, इनको रिमोट देने के लिए भी कोई आदमी लगता है। सो उठ के तो वो खुद टीवी ऑन ऑफ करेंगे ही नहीं, वो तो रिमोट से ही करने वाले हैं। लेकिन उतना भी उठना उनको अच्छा नहीं लगता है, वो भी देने के लिए किसी को बुलाते हैं, अरे मुझे रिमोट दे दो। व्हाट इज दिस? ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड बी ऑलवेज वॉकिंग एंड वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। सो अगर ऐसा करते हैं तो शरीर में प्रमेह जैसी व्याधि जो है उनसे हम बच सकते हैं। सो ये क्रियाएं जो है वो उतनी ही महत्वपूर्ण रहती है। कफ जो है वो वसंत में बढ़ जाता है नॉर्मली। इसका मतलब है फ्लावरिंग सीजन में। फ्लावरिंग सीजन का मतलब है ये जो मार्च अप्रैल का जो मंथ रहता है, तभी ये कफ बढ़ जाती है। ये कफ बढ़ जाती है तो वही कारण वमन करके जो प्रोसीजर रहता है, जिससे शरीर का जो विकृत कफ है बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो पंचकर्म है, ये हम नेक्स्ट सेशन में देखने ही वाले हैं डिटेल में, लेकिन उसकी एक झलक मैंने आपको बता दी है कि किस किस सीजन में कौन से पंचकर्म करवाए जाते हैं। ऐसे कफ के लिए अच्छा, अगर आपका लगता है कि आपको वेट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि रिमोट देने के लिए आपको किसी को भी बुलाना नहीं है, खुद उठ के टीवी ऑन ऑफ करना है, खुद उठ के सब काम करना है। अगर ऐसे करते हैं तो शरीर में हमारे कफ ज्यादा बढ़ती नहीं है, और उसी के कारण शरीर जो है सुखपूर्ण, इसी का मतलब है कि स्वास्थ्यपूर्ण रह सकता है। ये बात जो हुई है वो वात पित्त कफ के बारे में हुई है, राइट। उसके बाद में जो हम धारणीय और अधारणीय वेग, इसके बारे में बात किए हैं। अधारणीय वेग तो देखे हमने। अधारणीय इसका मतलब है जिसको रोकना नहीं है, वो उसमें जो वात का है, मल का है, मूत्र का है, वो तो देख लिया है। लेकिन कुछ बातें, कुछ वेग ऐसे भी है जिनको धारण करना चाहिए। धारयत ऐसा बोला है कि कौन से लोभेर्षा द्वेष मात्सर्य रागादीनाम जितेंद्रियः। लोभ, ईर्ष्या, द्वेष और मात्सर्य, इन जो हम षड रिपु जिसको बोलते हैं, ये जो वेग है उनको धारण करना चाहिए, वो आने ही नहीं चाहिए। ऐसा हमारे शरीर और मन की प्रवृत्ति होनी चाहिए। और यही जो प्रवृत्ति है, इसी को आयुर्वेद में आचार रसायन के नाम से बोला है। आचार रसायन जो है, इसमें निवृत्तम मध्य मैथुनात्, अहिंसा सत्यम अस्तेयम निवृत्तम मध्य मैथुनात्, ऐसा है। अहिंसा से रहना चाहिए। किसी को जाते जाते कुत्ता देखा, रहे उसको दगड़ मारा, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों उसको तकलीफ देना है? अहिंसा, सत्य से हमेशा रहना चाहिए। अस्तेय, दूसरे की वस्तु नहीं लेनी है, हमारी जो खुद की वस्तु है उसी का वापर करना है। ये अगर बातें हम करते हैं तो इसी को अगर रेगुलर प्रैक्टिस आ जाती है ये एक बातें करने की, तो हमारे मन को एक तरलता आ जाती है। ये मन को जो तरलता आती है, उसके वजह से शरीर में जो हमारे मन के जो दोष रहते हैं, रज और तम, वो कम हो जाते हैं, और जो मन का गुण है सत्व, वो बढ़ जाता है। अगर सत्व बढ़ता है तो ताकत बढ़ जाती है मन की, और मन की ताकत जब भी बढ़ जाती है तभी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और लड़ने की प्रवृत्ति, लड़ने की क्षमता रोग से जो है वो हमारी बढ़ जाती है। और इसी के कारण इसको आचार रसायन ऐसा बोला है। रसायन जब भी बोलते हैं ना, तभी हमको च्यवनप्राश एक मालूम हो जाता है कि जो च्यवनप्राश खाने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। लेकिन हमारे रेगुलर जो बर्ताव रहता है, उसको उससे भी हमारी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। शरीर में हमारे एक सूक्ष्म शरीर ऐसा रहता है, ये जो हमारा बर्ताव है उसका परिणाम हमारे शरीर के जो सूक्ष्म शरीर पे हो जाता है। जो हम रेगुलरली सोचते हैं वैसे हम बोलते हैं ना, कि हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड में ये बातें चली जाती है, और अनकॉन्शियसली वो शरीर के ऊपर एक्ट करने के लिए चालू हो जाती है। और इसी के कारण हम
हमेशा अगर अच्छा बर्ताव भी करते हैं तो भी हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहती है, अच्छी रहती है। और इसी के कारण शरीर और मन ये दोनों की क्रिया जो है वो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए, हमारी हेल्थ, हमारी जो ताकत है वो अच्छी रहने के लिए जरूर काम में आ सकती है। अगर आज का जो है हमारा जो विहार इसके बारे में जो बोलना है वो आपको मैंने बता दिया है। अगर कुछ आपको डाउट्स है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में देखती हूँ, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, विल बी ट्राइंग टू गिव आंसर्स टू द क्वेश्चंस। ओके, हाँ। पहले तो बहुत सारे लोगों ने बताया है कि बहुत अच्छे सेशंस हो रहे हैं, सो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू ऑल द ऑडियंस, बिकॉज अगर हमारे जो ज्ञानेश्वर माऊली है उन्होंने बोला ही है कि वक्ता तो वक्ता नो है श्रोते नवीणा। आप इतने अच्छे से सुन रहे हैं और इतने अच्छे से आप ये जो बता रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इससे ही मालूम हो जाता है कि हमारी जो बोलने की जो प्रवृत्ति है, बोलने की जो हमारी इच्छा है वो भी उससे बढ़ जाती है, क्योंकि श्रोता जो है उनके कारण ही वक्ता होता है। और इसी के लिए थैंक्स। ओके, हाँ, एक क्वेश्चन पूछा है, डाइट फॉर गैस्ट्रिक अल्सर पेशेंट्स हैविंग एपिगैस्ट्रिक पेन आफ्टर ईच मील। ओके, ये तो आहार का क्वेश्चन है, फिर भी मैं आंसर दे देती हूँ। अगर एसिडिटी हो रही है और एपिगैस्ट्रिक पेन यानी टिपिकली पेट में अगर पेन हो रहा है तो क्या खाना लेना चाहिए? इसको एक तो पहला आंसर है तीखा, बहुत ज्यादा खारा यानी खारट रसाचा और सॉल्टी नहीं लेना चाहिए। और तीसरा जो है वो अम्बट, अम्ल रस का नहीं लेना चाहिए। तो क्या लेना है? तो ब्लैंड टेस्ट में लेना है। दूसरी बात, घी और जीरा के तड़के के ऊपर सब्जी बनानी है। जो हम आटा गूंथते हैं उसमें ओवा यानी अजवाइन डालनी है थोड़ी, सो दैट वो हजम होने के लिए मदद करेगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि भात जो रहता है, राइस जो रहता है, उसको ओपन में कुक करना है, नॉट इन द कुकर, सो दैट वो क्लेद पैदा नहीं करेगा। वो हमने आहार के लेक्चर में देख लिया है। और उसमें तुअर के जगह अगर मूंग डाल लेते हैं तो उसका परिणाम अच्छा आता है। कच्चा जो खाते हैं सलाड्स वगैरह, ये एसिडिटी के लोगों ने थोड़े नहीं लेने चाहिए या फिर थोड़े ही क्वांटिटी में लेने चाहिए। दो खाने में मिनिमम 4 to 5 आवर्स का अंतर रहना चाहिए। अगर ऐसे करते हैं तो ये जो एसिडिटी है इसके लिए अच्छा रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। उसके साथ में अगर जरूरत है तो मेडिसिन भी ले सकते हैं कंसल्टेशन करके। ओके, ओके, नाइट शिफ्ट का जॉब है तो कैसे स्लीप मैनेज करें, उसका उत्तर मैंने ऑलरेडी दिया है। ओके, सो उसके बाद में एक पूछा है, त्रिदोष जन्य आहार असेल तर कोणता विहार सांगावा? ओके, त्रिदोषजन्य आहार जो है ना, अगर गलत हो रहा है आहार तो आहार ही बदलना चाहिए, ये बात तो महत्वपूर्ण है ही। अगर आप पूछेंगे कि मैं कुछ भी खा लूं और मेरी तबीयत अच्छी हो जाए, ऐसे नहीं होगा। सो अपने खुद के लिए खुद को चेंज करना है। इसी के लिए भगवत गीता में भी ऐसा आया है कि उद्धरेत आत्मानम आत्मनः न आत्मानम अवसादेत। अगर खुद को चेंज करना है ना तो खुद से ही चेंजेस चालू करने चाहिए। मैं ऐसे ही रहूंगी, आप सब चेंज हो जाओ और मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, ऐसे नहीं रहेगा। सो खाना जो है अगर त्रिदोष कारक हो रहा है तो वो त्रिदोष कारक आहार पहले बंद कर देना चाहिए। जैसे कि अभी बोला, ब्लैंड टेस्ट वाला फूड लेना चाहिए। और ये जो रहता है घी और जीरा के तड़के के ऊपर अगर चालू करवाते हैं तो ये त्रिदोष वाला जो आहार है वो निकल जाएगा। कुछ कुछ बातें ऐसी है कि जो अलग अलग मिक्सअप करके ली जाती है, वो लास्ट सेशन में लिया है, जिसको विरुद्धाहार बोलते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। और विहार जो है वो प्रकृति के अनुसार, जैसे कि अभी देखा कि वात पित्त कफ कौन से बढ़ रहे हैं उसके अनुसार अगर बता देंगे तो वो विहार और प्राकृत आहार, इससे वो अलग अलग दोषों का प्रकोप उसमें नहीं होगा। ओके, ओके, थैंक यू। प्रेग्नन्सी मध्ये कोणता आहार घ्यावा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। प्रेगनेंसी जो है वो थोड़ा सा अलग कंडीशन है। तो प्रेगनेंसी का जो कंडीशन है उसमें थोड़ा बहुत ज्यादा आहार लेने की जरूरत रहती है।
अभी जैसे बोला कि 4 टू 5 आवर्स उसमें गैप रहनी चाहिए, ये कंपल्सरी प्रेगनेंसी में हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, जब भी भूख लगती है तभी खाना लेना चाहिए, बट इन स्मॉल बाइट्स। जनरली 7th 8th 9th मंथ में जो पेट का आकार बढ़ जाता है ड्यू टू फीटस, जो गर्भ अंदर है, उसके वजह से इंटेस्टाइन जो है वो पीछे हो जाते हैं। उसके कारण डाइजेशन का कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, और इसी के लिए एट अ टाइम बहुत ज्यादा हेवी खाना नहीं हो सकता है। सो यू कैन हैव स्मॉल बाइट्स, बीच बीच में ले सकते हैं। तो इसमें टिपिकली जो रक्त बढ़ाने वाला आहार रहता है, जैसे कि काली द्राक्ष, उसमें से काली मनु का हम बोल सकते हैं, या फिर दाडिम, या फिर अंजीर, या फिर खजूर और खारीक, ये जो बातें हैं वो हमेशा लेनी चाहिए। बादाम तो रोज ही एक भिगो के लेना चाहिए, और अखरोट भी रोज रात को भिगो के सुबह में लेना चाहिए। ये अगर बातें करते हैं तो प्रेगनेंसी में अच्छा सा बेबी का वेट गेन हो सकता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट। ओके, थैंक यू सर। डॉक्टर सुनील इन्होंने बोला है कि आई एम गोइंग टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल द टीम, बहुत अच्छा काम करे करके। वेरी थैंक यू सर। ओके, could you guide again how to set code? Okay, first of congratulations, having chronic sinusitis है तो उसमें क्या करना चाहिए विहार के बारे में। ओके, तो कंटिन्यूस अगर साइनोसाइटिस है, यानी नोज पैक हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और जो बलगम जो है वो निकलता है, इसको हम साइनोसाइटिस बोलते हैं। जनरली साइनोसाइटिस में जो बलगम निकलता है वो ज्यादा करके नहीं निकलता है, बिकॉज जो कैविटीज रहते हैं बोन्स के अंदर, उसके अंदर वो रहता है और बाहर निकलता नहीं है, और इसी के लिए अनुनासिक स्वर भी उत्पन्न होता है। बोलने में भी न, यानी जो अनुनासिक रहते हैं वो बोलने में दिक्कत आ जाती है। तो अगर ऐसे साइनोसाइटिस है तो उसमें कैसे करना चाहिए? तो एक तो है कि आपको रेगुलरली एसी में नहीं बैठना है, शरीर में स्वेदन हो ऐसी अवस्था होनी चाहिए। इसी का मतलब ऐसा है कि थोड़ा सा हॉट वाटर बैग वगैरह अगर पूरे वर्टिब्रल कॉलम पर रख देते हैं तो शरीर में साइनोसाइटिस निकल जाता है। आप पूछेंगे वर्टिब्रल कॉलम किधर है, साइनस किधर है, लेकिन उसका परिणाम सार्वदेहिक रहता है। स्वेदन होने से शरीर में जो ऐसे रुके हुए कफ बलगम जो है वो बाहर निकल आते हैं। तीसरी बात, जो अजवाइन रहता है उसको आप छोटा सा रुमाल में पैक करके पोटली बना सकते हैं। उसको जो लोहे का तवा रहता है उसके ऊपर थोड़ा गरम करके अगर ऐसे करके सेकते हैं तो ये टिपिकल जो साइनसेस है वो ड्रेन आउट होने के लिए मदद होती है। चौथी बात ऐसी है कि वेखंड, पुनर्नवा और हळद यानी हळकुंड, इनको घिस के इसका लेप अगर साइनसेस के ऊपर लगा दिया जाता है, ऊपर से ऐसे और ऑन द आईब्रोज ऐसा अगर लगाते हैं तो ये साइनोसाइटिस से जरूर आप बच सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। सो ऐसा विहार रहना चाहिए। इसमें और भी खाने में एक थोड़ा सा बात है कि रात को कर्ड्स नहीं लेना चाहिए, मॉर्निंग में भी कभी कभार लेना चाहिए, और उसके साथ में जैसे लास्ट टाइम बोला कि जो आमलकी यानी आंवले का चूर्ण रहता है उसके साथ में लेना चाहिए। ये अगर रेगुलरली करते हैं तो उसका परिणाम जो है वो साइनोसाइटिस के ऊपर बहुत ही अच्छा आता है। और भी एक बात है, अगर आप अच्छे से कोई योगा प्रशिक्षक है उनसे सीखते हो तो जो नेति जो है कि जिसमें एक नॉस्ट्रिल से पानी अंदर डाला जाता है, दूसरी नॉस्ट्रिल से निकाल दिया जाता है, ऐसे भी रेगुलरली किया जाता है तो भी ये साइनोसाइटिस की तकलीफ जो है उससे आप बच सकते हैं। ओके, ककुम्बर रात में लेना है या नहीं लेना है? सो ककुम्बर इसका मतलब है काकड़ी, वो रात में ज्यादा करके नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो कफ पैदा करने वाली रहती है, ठंड रहती है। अगर रात को लेनी ही है ककुम्बर तो उसमें आप ये जो मस्टर्ड रहता है ना, उसकी दाल रहती है यानी पिसा हुआ मस्टर्ड, उसको मिला के आप ले सकते हैं, या फिर थोड़ा मरीच डाल के यानी काली मिरी डाल के ले सकते हैं अगर लेना ही है तो। ओके, ईटिंग वेरी फास्ट गिव अस कुछ ओके इंफॉर्मेशन। बहुत ज्यादा स्पीड से खाना लेते हैं तो उसमें क्या तकलीफ हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। सो अगर बहुत स्पीड ज्यादा है खाने का तो दो बातें रहती है कि शरीर की जो वात की गति है उसमें विकृति आ जाती है, और दूसरी बात ऐसी है कि अगर बहुत ज्यादा जल्दी खा लिया जाता है तो
जो दांत में चबाने की जो प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं होती है। दांत में चबाने की प्रोसेस अगर अच्छी नहीं होती है तो वैसे ही खाना निगल लिया जाता है तो उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। और इसी के लिए ऐसा बोला जाता है, हमारा जो टीथ रहता है वो जनरली 32 रहते हैं, तो 32 टाइम्स एक जो निवाला रहता है उसको चबाना चाहिए। सो फास्ट ईटिंग जो है वो अच्छी बात नहीं है. वाघ पाठीमागे लागल्यासारखं खाऊ नये असं जसं म्हटलं जातं तसा. सो नॉर्मली एक मील लेने के लिए आपको 20 टू 25 मिनट्स लगने चाहिए, लेकिन वैसे भी बहुत स्लो भी नहीं खाना चाहिए। 1 डेढ़ 2 घंटे तक खाना चल रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो एक्चुअली द टाइम फॉर 1 मील इट शुड बी 20 टू 25 मिनट्स. ओके. ओके. थँक यू. प्रेग्नन्सीमध्ये विहार काय असावा? ओके. अगर प्रेग्नेंसी है तो उसमें क्या-क्या करना चाहिए? सो मूवमेंट जो है वो हमेशा कंट्रोल्ड रहने चाहिए, हैफेज़ार्ड मूवमेंट्स नहीं होने चाहिए। अ, गजगामिनी या फिर हंसगामिनी ऐसे बोलते हैं ना, जिसमें एक पेस रहता है चलने का, हर एक काम करने का, वैसा पेस उसमें रहना चाहिए। प्रेगनेंसी अगर है तो बिहार में पूरा रेस्ट करना है ऐसी जरूरत बिल्कुल नहीं रहती है, अनलेस एंड अंटिल देयर इज सम कंडीशन टू टेक द रेस्ट. ओके. इसी के लिए नॉर्मल जो रूटीन वर्क है वो सब कब कर सकते हैं अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें खाना बनाना वगैरह ये जो बातें हैं वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक खड़ा रह के, एक एक घंटा खड़ा रह के अगर आप खाना बना रहे हैं तो उसमें दिक्कत आ सकती है, पैरों पे सूजन आ सकती है. इसी के लिए 20-25 मिनट्स के बाद एक ब्रेक लेके थोड़ा सा बैठना चाहिए. दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा हेवी उठाना नहीं है, स्क्वाटिंग पोज़ीशन में बैठना नहीं है, ओके? तीसरी बात है, रात को जागना नहीं है, दिन में थोड़ा-सा सो सकते हो क्योंकि गर्भिणी, सूतिका, बाल ये 3 लोगों को ऑप्शन दिया है कि सो सकते हैं इसके लिए. चौथी बात महत्वपूर्ण है कि हमेशा आनंदी रहना चाहिए। ये जो धारणीय वेग बोला है कि जिसमें लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य इनको डिलीट मारना है, दैट्स ऑल. सो कोई भी बात आती है तो अच्छे से स्वीकार करनी चाहिए उसकी. तीसरी बात महत्वपूर्ण है कि लेफ्ट लैटरल पोजीशन पर थोड़ी देर तो सोना ही है. अगर लेफ्ट लैटरल पे सोते हैं तो यूट्रस का सप्लाई अच्छा हो जाता है और यूट्रस का सप्लाई अच्छा हो जाने से बेबी की ग्रोथ अच्छी हो सकती है. और इसी के लिए लेफ्ट लैटरल पोजीशन में थोड़ी देर तो रोज ही सोना ही चाहिए. और एक बात है कि 7th 8th 9th मंथ जो है उसमें जनरली पैरों के ऊपर सूजन आने की शंका रहती है और उसी के कारण जो पैर रहते हैं वो 90 डिग्रीज में थोड़ा ऊपर करके वॉल को वगैरह टच करके रखना है, सो दैट जो ब्लड सप्लाई है जो पैरों में अटका हुआ है वो पूरा जो ड्रेन होके विथ ग्रेविटी टुवर्ड्स हार्ट चला आता है. और इसी के लिए द्विपाद उत्थित आसन, ये हमने योगा सेशन में देखा था, वो द्विपाद उत्थित आसन जरूर करना है. कुछ योगा ऐसे भी रहते हैं कि जो प्रेगनेंसी में किए जाते हैं नॉर्मली, जिसमें भद्रासन है, तितल्यासन है, मार्जारासन है, त्रिपाद मार्जारासन है, ये जरूर करने चाहिए रेगुलरली, बट अंडर गाइडेंस. ऐसा नहीं है कि मैंने अभी बोल दिया तो आप फोटो देख के कर लिया, ऐसा नहीं करना है. सो अंडर गाइडेंस ही करना है. ओके. इंटरमीडिएट फास्टिंग इन दिस सिचुएशन कंसर्न इम्यूनिटी, ये आई थिंक जो आहार का सेशन हुआ था उसमें डिटेल फास्टिंग के ऊपर हुआ ही था कि 15 डेज में एक बार फास्ट करना ही करना चाहिए. ये जो फास्ट हम करते हैं उसमें ये साबूदाना, बटाटा, पोटैटो ये बातें नहीं लेनी है. तो क्या लेना है, एकदम हल्का खाना आप ले सकते हैं या फिर ओनली जो हम द्रवाहार बोलते हैं लिक्विड्स आप ले सकते हैं, जिसमें जैसे कि दूध है या फिर फ्रूट्स है. फ्रूट्स में जनरली फ्रूट्स लेने चाहिए, होल फ्रूट्स लेने चाहिए, उसमें फ्रूट जूसेस नहीं लेने चाहिए. अगर ऐसे करते हैं तो 15 डेज में एक बार अगर करते हैं तो ऑटोफैगी जो रहते हैं उसको एनहांसमेंट मिल जाती है और इम्यूनिटी अच्छे से बरकरार रहती है, बढ़ती है. और इसी के लिए 15 डेज में एक बार जरूर फास्टिंग करना है, बट दैट इज विदाउट सैगो, दैट इज विदाउट साबुदाना एंड विदाउट पोटैटो. ओके. ओके. गिलोय एज प्रिवेंटिव अगेन. हाँ, प्रिवेंटिव मेडिसिन अगर पूछेंगे ना तो बहुत सारे मेडिसिन प्रिवेंटिव है और थेरापेटिक भी है, जो कुछ भी आयुर्वेद में बताया है. एक अगर बताएंगे ना तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे. सो उसमें तुलसी भी है, मरीच भी है, शुंठी भी है, ये सब प्रिवेंटिव ही है. हमारा जो भारतीय खाना है ना उसमें तड़का लगाना जो है वो इसी के लिए है कि ये सब बातें रोज के रोज पेट में जाए.
तो उसके लिए ये बातें अगर बहुत अच्छा तड़का लगा के अगर करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा आता ही है हमारे खाने के ऊपर। वैसे भी हमारा खाना जो है वो शाम का इवनिंग 5 टू 6 या 7 ओ क्लॉक तक हो जाना चाहिए। तो जो ऑटोफैगी है वो रात का जो खाना हजम होने की प्रक्रिया होती है वो अच्छे से होती है। और इसी के लिए ये खाने के ऊपर भी डिपेंडेंट करता है। मेथी सीड्स है या फिर जो रान भाजा बोले हैं वो भी और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। गिलोय है, तुलसी है, मरीच है, बहुत सारे मेडिसिन है कि जो ले सकते हैं, लेकिन क्या-क्या लेंगे ना? और इसी के लिए खाने में अगर आप उसका बराबर तरफ से करते हैं मैनेजमेंट तो अच्छा रहेगा। मेडिसिन्स बहुत सारे आते हैं लेकिन स्पेशली इन दिस कोविड सिचुएशंस गिलोय आपको जरूर क्या बोलते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन करके बहुत अच्छे से एक्ट करेगी, लेकिन उसका डोसेज वगैरह जो है वो पर्सनली 1 टू 1 देख के फिर बताना पड़ेगा। ओके। ड्रिंकिंग मिल्क एडवाइजेबल एट नाइट। ओके। खाने के ही पूछ रहे हैं। आज का विषय विहार है लेकिन फिर भी मैं देती हूँ आंसर। सो ड्रिंकिंग मिल्क जो है रात को नॉर्मली लेना नहीं चाहिए। एक प्राणी सब प्राणियों में से एक ही प्राणी मानव प्राणी ऐसा है कि जो बड़ा होके भी दूध पीता है। बाकी सब जो प्राणी रहते हैं वो जब भी बच्चे रहते हैं, छोटे रहते हैं, तब भी उनके माँ का दूध पीते हैं और बड़े हो जाते हैं तो दूध नहीं पीते हैं वो। लेकिन सिर्फ एक ही है कि मानव प्राणी जो है वो दूध पीता है बड़ा होके भी। अलग-अलग प्राणियों का दूध लिया जाता है। उसमें गाय का जो दूध है वो बुद्धि बढ़ाने वाला रहता है। वो अगर रात को लिया तो एक बार ठीक है, लेकिन भैंस का दूध जो है वो कफवर्धक रहता है। वो रात को लिया तो बहुत ज़्यादा कफ बढ़ेगा और उसके कारण कंठ में खिचखिचाहट होना या फिर साइनोसाइटिस होना ये बातें हो सकती हैं। ओके। गैस्ट्राइटिस और कॉन्स्टिपेशन में क्या कर सकते हैं? सो गैस्ट्राइटिक और कॉन्स्टिपेशन में खाने के बाद वज्रासन में बैठना है। दूसरी बात है गैस्ट्राइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है तो नाभि पूरण करना है। अदरक का स्वरस रहता है ना, वो स्वरस निकाल के 10 ड्रॉप्स अगर डालते हैं तो उसका परिणाम नाभि में अच्छा आ जाता है। बाकी खाने का जो तरीका है वो बदलना चाहिए। बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं खाना चाहिए, बहुत स्लो खाना नहीं चाहिए। रात को कर्ड्स, मिल्क नहीं लेना चाहिए और रात का खाना जो है वो जल्दी लेना चाहिए। ऐसे करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा आता है। और खाने के बाद हमेशा एटलीस्ट 5 टू 7 मिनट्स वज्रासन में बैठना है। ऐसा अगर करेंगे तो ये कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ जो है वो निकल जाएगी। ओके। और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी 6:35 हुए हैं। ओके। हल्दी मिल्क इफ वी कांट मिल्क एट नाइट। हाँ, अगर रात को हल्दी मिल्क लेना है या नहीं लेना है ऐसे पूछते हैं। सो हल्दी डाल के अगर मिल्क लेते हैं ना तो उसका परिणाम अच्छा आता है। इसका कारण है मिल्क जो है वो व्हीकल करके एक्ट करता है इन दैट केस। और हल्दी जो है दैट इज द एक्टिव मेडिसिन इन हल्दी मिल्क। ओके। सो वो जो मिल्क है वो जिधर जिधर कफ के स्थान है उधर वो हल्दी को लेके जाता है और हल्दी उधर जाके उसका काम चालू कर देती है। अगर रात को लेना ही है दूध तो हल्दी डाल के लेंगे तो ठीक है। ओके। ओके। सजेशंस फॉर पीसीओडी ये लास्ट लेंगे फिर रोक देंगे। सो पीसीओडी के लिए व्यायाम बहुत ज्यादा जरूरी है। सो वेट कंट्रोल करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि बोला वैसे रिमोट कंट्रोल के लिए किस आदमी रखने का उसमें जरूरत नहीं, खुद से उठ के सब बातें करनी चाहिए। वैसे भी ये लॉकडाउन में खुद से ही सब काम करना ये हम सीख गए हैं। सो दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर दिस पीसीओडी ऑल्सो। सेकेंडली जब भी हम ये कर देते हैं तर उसमें जब भी हम पीसीओडी के बारे में सोचते हैं तो योगासन भी उतने ही महत्वपूर्ण रहते हैं। जैसे कि योग मुद्रा है, जैसे कि मार्जारासन है। ये जो सब बातें हैं ना, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें पीसीओडी का जो लेक्चर है उसमें आप देख सकते हैं जरूर। सो उसमें विहार के बारे में भी बोला है, मेडिसिन और पंचकर्म में भी बारे में भी बोला है और खाने के बारे में भी बोला है। सो ये जो बातें हैं ये पीसीओडी में अगर रेगुलरली फॉलो करते हैं तो वेट भी कम होने के लिए मदद होगी और पीसीओएस कम होके पीरियड्स रेगुलर भी हो जाते हैं। ओके। सो वी शैल स्टॉप हियर। आई थिंक आप सभी को अच्छा लगा रहेगा। और नेक्स्ट सेशन जो है वो हमारा पंचकर्म और इम्यूनिटी ऐसा है। सो सेम टाइम संडे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इससे भी ये इम्यूनिटी के सेशंस हमारे इधर 5 जो है जो तय किए थे वो हमारे समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम अलग अलग विषय के ऊपर ये आरोग्य चर्चा हमारी कंटिन्यू करेंगे।
अगर आप किसी स्पेसिफिक विषय को सुनना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आप अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उधर ज्वाइन करके अगर उधर भी आप अगर डालेंगे कि ये सब्जेक्ट्स हमें चाहिए, सो वी कैन थिंक ऑफ दो सब्जेक्ट्स एंड टेक द subjects for this Arogya Charcha. Okay, so now I will hand it over to Geetanjali. So Geetanjali, Geetanjali, you're mute. Please unmute yourself. यस मैम। जैसे कि अभी वैद्य गौरी मंदार बोरकर जी ने और वैद्य प्रीति बावस्कर जी ने हमें इम्यूनिटी और विहार के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप सभी को लाभदायक हुई हो। अब हमारी अगली चर्चा अगले हफ्ते 12 जुलाई संडे को इम्यूनिटी एंड पंचकर्म के बारे में है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की तरह आप सबको आने वाले चर्चा में उपस्थित रहेंगे और इस चर्चा की शोभा बढ़ाएंगे और आने वाले चर्चा की भी शोभा इसी तरह बढ़ाएंगे। धन्यवाद आप सभी को, और आप सभी ने पूरे ध्यान से सुनने के लिए, और हम धन्यवाद करना चाहेंगे फन गुरु ऐप को टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए इस चर्चा में। चलो अब हम आपसे विदा लेते हैं और वापस मिलेंगे आरोग्य चर्चा के अगले सप्ताह में, और अगले सत्र में 12 जुलाई को संध्या 5 बजे इम्यूनिटी और विहार के बारे में। धन्यवाद। हम सब एक श्लोक बोल के फिर ये कार्यक्रम समाप्ति करते हैं। सभी जन के लिए, सभी समाज के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। हरि ओम। Thank you.